एफिशिएंसी इन डीसी मशीन। उससे पहले एफिशिएंसी इन डीसी मशीन से पहले अपने को जो लॉसेज है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के बारे में, तो डीसी जनरेटर के तो मैंने कल आपको बता दिए थे कि लॉसेज कौन कौन से होते हैं उसके अंदर, ठीक है, या उसका पावर फ्लो डायग्राम था वो भी मैंने बता दिया था। तो मैंने कल बताया था कि अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लॉसेज इन डीसी मोटर पढ़ेंगे और उसके बाद में एफिशिएंसी की अपन बात करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है और बहुत जल्दी भी कवर हो जाएगा, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। तो सबसे पहले लॉसेज इन डीसी मोटर। तो देखो लॉसेज तो वो के वही होंगे, जैसे आपके कॉपर लॉस हो गया, आयरन लॉस हो गया, ठीक है, स्ट्रे लॉसेज होंगे, आयरन लॉसेज भी, एडी करंट लॉसेज हो गया, स्टेरिसिस लॉसेज हो गया, मैकेनिकल लॉसेज हो गए जिसके अंदर फ्रिक्शन रोटेशन लॉस हो गए, जो सारे के सारे मैंने कल लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया, ठीक है। अब अब अगर डीसी मोटर के अंदर अगर लॉस की बात करें अपन या उसके पावर पावर फ्लो डायग्राम की बात करें, तो देखो डीसी मोटर के अंदर जो इनपुट क्वांटिटी है दैट इज योर इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट होती है, और आउटपुट में क्या मिलता है आपको, मैकेनिकल पावर, ठीक है। अपने को ये पता है डीसी मोटर के अंदर इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा आपका और आउटपुट होगा दैट इज योर मैकेनिकल, ठीक है। तो अब इसका ये है पावर फ्लो डायग्राम, ठीक है, कि कैसे पावर फ्लो हो रही है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको इनपुट दोगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देने के लिए क्या करोगे आप, किसी भी जो डीसी मोटर है उसको आप किससे कनेक्ट करोगे, किसी भी सप्लाई से कनेक्ट करोगे, डीसी सप्लाई से कनेक्ट करोगे, क्योंकि डीसी मोटर की बात करें तो आपकी जो सप्लाई होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, आपकी डीसी होनी चाहिए। तो डीसी सप्लाई आपने इनपुट कर दी। उसके बाद में जैसे ही आप सप्लाई ऑन करोगे, तो सप्लाई ऑन करने का मतलब क्या, आपने कुछ वोल्टेज लगाया है, सर्किट अगर आपका कंप्लीट है तो देर विल बी प्रोडक्शन ऑफ करंट, या करंट आपकी सर्कुलेट होगी, और करंट अगर आएगी और करंट अगर आपके रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो हो रही है, तो अपने को पता है कि जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो क्या होते हैं, आई स्क्वायर इंटू आर, यानी आई करंट का मैग्नीट्यूड अगर किसी रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो हो रहा है तो उसके अंदर होने वाले कॉपर लॉसेज है दैट इज योर आई स्क्वायर आर। तो जैसे ही आपका इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट होगी वोल्टेज मिलेगा, और वोल्टेज मिलने से आपकी करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होने से क्या हो जाएगा कि आपके सबसे पहले जो लॉसेज होंगे दैट विल बी योर कॉपर लॉसेज। जिस तरीके से आपके डीसी जनरेटर के अंदर सबसे पहले जो लॉसेज हो रहे थे दैट इज योर फ्रिक्शन लॉसेज, क्योंकि जैसे ही आप आर्मेचर को किसी भी एक्सटर्नल प्राइम मूवर से अगर रोटेट करवा रहे हो, तो रोटेट करवाने से क्या होगा कि एक फ्रिक्शन जनरेट होगा, वो विंडेज फ्रिक्शन हो सकता है, ब्रशेज का फ्रिक्शन हो सकता है, उसकी वजह से जो लॉसेज होंगे वो कौन से होंगे, आपके फ्रिक्शन लॉसेज। तो सबसे पहले कहाँ वहां पे क्या होंगे, फ्रिक्शन लॉसेज। लेकिन इन द केस ऑफ द डीसी मोटर योर फर्स्ट लॉसेज इज कॉपर लॉस, सबसे पहले लॉस क्या होंगे, आपके कॉपर लॉस होंगे, ठीक है। अब जब इनपुट क्वांटिटी है उसमें से अगर आपने कॉपर लॉस माइनस कर दिए, क्योंकि लॉसेज है मैं पहले ही बता चुका हूं आपको कि लॉस क्या होते हैं, लॉस वो क्वांटिटी होती है तो कंप्लीटली वेस्टेज होती है, जिसका कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होता, ये कंप्लीटली इनसिग्निफिकेंट होती है। तो इनपुट में से अगर आपने कॉपर लॉस माइनस कर दिए तो जो रिमेनिंग होगा दैट इज योर पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर। ये क्या होगी, आपकी आर्मेचर के अंदर पावर डेवलप होगी, ठीक है, पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर सर्किट। अगर पावर डेवलप आर्मेचर सर्किट में हो गई तो क्या होगा, मोटर की बात है तो मोटर्स में क्या होगा, आपका बेक ईएमएफ जनरेट होगा। मैं अगली जब डीसी मोटर स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा कि बेसिकली डीसी ये आपका बेक ईएमएफ क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आपको क्या करना है, मोटर की बात कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा, आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, मैकेनिकल। तो इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर यानी आर्मेचर सर्किट के अंदर आपका क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क है वही रेस्पॉन्सिबल है आपके जो आर्मेचर है उसको रोटेट करवाने के लिए, यानी आर्मेचर को रोटेट करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है दैट इज योर टॉर्क। और जब टॉर्क मिलेगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, आपके स्ट्रे लॉसेज होंगे दैट इज योर आयरन लॉसेज। आयरन लॉसेज को अपन फिक्स लॉस भी बोलते हैं। फिक्स लॉस को बोलते हैं क्योंकि ये करंट के मैग्नीट्यूड पे आपके डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। और मैकेनिकल लॉसेज, ठीक है, ये दोनों टाइप के लॉसेज क्या होंगे आपके, यहीं पे ही होंगे आर्मेचर के, यानी इस पावर डेवलप होने के बाद में जो लॉसेज होंगे दैट इज योर आयरन लॉस एंड द मैकेनिकल लॉसेज। बट माइंड इट, in the case of the generator the first one loss which is happening is your iron loss and the mechanical loss. After that your loss which is taken place is copper losses. But in the case of the DC motor, first loss is your copper losses, then stray losses that is iron losses and mechanical losses will take place. ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये पावर डेवलप्ड यहाँ पे थी, उस पावर डेवलप में से जब आपने ये स्ट्रे लॉसेज हैं जो कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर हुए हैं, और ये हुए हैं यहाँ पे कॉपर लॉसेज यहाँ पे हुए हैं, स्ट्रे लॉसेज यहाँ पे हुए हैं, और यहाँ पे पावर डेवलप्ड यहाँ पे हो रही है।
तो पावर डेवलप में से जब आप स्ट्रेन लॉसेज निकाल दोगे तो जो आउटपुट पावर मिलेगी दैट इज योर मैकेनिकल पावर या आउटपुट पावर, ठीक है। या इसको अपन ओमेगा इंटू टी एम भी बोल सकते हैं। ओमेगा इंटू टी एम का मतलब क्या है? ओमेगा है आपकी स्पीड, एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड। जैसे एक स्पीड होती है आपकी आरपीएम में, रिवोल्यूशन पर मिनट, ये है आपकी रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। यानी ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। जैसे वी होता है आपका लीनियर वेलोसिटी, जैसे मैं बोलता हूं कि मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूं, दैट इज माई लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि मैं ओमेगा इक्वल टू 20 रेडियन पर सेकेंड या 100 रेडियन पर सेकेंड से मूवमेंट कर रहा हूं, इसका मतलब क्या है कि इट इज कवरिंग इन द एंगुलर डायरेक्शन, यानी आपके रोटेशनल डायरेक्शन में क्या हो रही है, रोटेटिंग नेचर का वो एंगुलर वेलोसिटी आपकी है, ठीक है। इंटू टीएम, टीएम क्या है? टॉर्क। यानी ओमेगा इंटू टीएम क्या है? यानी स्पीड, दैट इज योर एंगुलर स्पीड को जब आप टॉर्क से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी क्या मिलेगी? पावर मिलेगी। यानी पी इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा इंटू टी या टी इंटू ओमेगा, ओके। तो ये हुई आपकी मैकेनिकल पावर। तो देखो अगर सिंपली अपन बात करें तो इलेक्ट्रिकल पावर मैंने इनपुट दी थी, उसमें से क्या हो गया? मेरा कॉपर लॉस माइनस हो गया। तो कॉपर लॉस माइनस होने के बाद में जो पावर हुई वो क्या होती है? मेरी पावर डेवलप इन आर्मेचर। और उस पावर डेवलप में से अगर स्ट्रे लॉसेज में माइनस कर दूंगा तो आपको क्या मिलेगी? पावर डेवलप्ड माइनस स्ट्रे लॉसेज, दैट इज योर मैकेनिकल पावर या फाइनल आउटपुट पावर। दिस इज कंप्लीट अबाउट योर पावर फ्लो डायग्राम इन द केस ऑफ डीसी मोटर, because we are talking about the DC motor, we are not talking about the DC generator because we have already studied the DC generator in the previous class, okay। तो ये हुई आपकी स्टडी किसके बारे में? आपके पावर फ्लो डायग्राम के बारे में, ठीक है। अब अगर इसी को ही थोड़ा सा, ये तो क्या हुआ कि मतलब आपका एक डायग्राम मतलब नोमेनक्लेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, अब इसको अपन थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल टर्मिनोलॉजी में बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? देखो मोटर का जो इनपुट आई थिंक विजिबल होगा, ये मोटर इनपुट है, दैट इज योर वी इंटू आई। वोल्टेज आपने इनपुट किया, मतलब वोल्टेज आपने अप्लाई किया, उससे क्रॉसपोंडिंग कोई करंट फ्लो हुई, तो V इंटू आई है, दैट इज योर मोटर इनपुट। उस मोटर इनपुट्स में से अगर आपने कॉपर लॉसेज निकाल दिए तो जो पावर मिलेगी दैट इज योर मैकेनिकल पावर, या इसको बोलते हैं ड्राइविंग पावर इन आर्मेचर। ये ड्राइविंग पावर क्या होगी आपकी? इसकी वैल्यू होगी ईबी इंटू आई ए। ईबी इंटू आई ए में ईबी क्या है आपका? बेक ईएमएफ, जो मैं डीसी मोटर आएगा तब मैं इसको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये क्या चीज होती है, ओके। और दूसरी चीज है ईबी इंटू आई ए, तो ईबी क्या हो गया आपका? बेक ईएमएफ हो गया। आई ए क्या है आपका? आर्मेचर करंट। आई ए क्या है कि आपकी करंट। तो जो मैं बता देता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि दैट इज ईबी। ईबी क्या चीज है आपका? ईबी है, जस्ट वन सेकेंड, ईबी है दैट इज योर, ईबी है आपका बेक ईएमएफ। ये जब मैं आपका डीसी मोटर का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा तब बताऊंगा कि बेसिकली बेक ईएमएफ चीज होती क्या है। देखो बेक ईएमएफ में और जो जनरेटेड वोल्टेज दैट इज ईबी ईजी इक्वल टू NP5/16 टू जेड अपॉन ए, उसमें और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बेक ईएमएफ। आई विल टेल यू इन द डीसी मोटर पोर्शन, ओके। और आई ए क्या है आपकी? आई ए है आपकी आर्मेचर करंट। आई ए क्या है आपकी? आर्मेचर करंट। यानी देखो मैं सिंपली अगर मैं बात करूं तो अगर मेरा आर्मेचर, ये इधर मैं डायग्राम बनाता हूं एक, कि अगर मेरा ये आर्मेचर है, जस्ट वन सेकेंड, अगर ये मेरा आर्मेचर है, ठीक है, तो यहां पे अगर मेरा ईबी बेक ईएमएफ जनरेट हो रहा है, अगर मेरा ईबी, अगर मेरा बेक जनरेट हो रहा है बेक ईएमएफ, एंड अगर मेरी करंट की वैल्यू है दैट इज आई ए, अगर करंट की वैल्यू मेरी आई ए है, अगर करंट की वैल्यू मेरी आई ए है तो क्या होगा? मेरी जो ईबी इंटू आई ए की जो वैल्यू होगी, यानी ईबी इंटू आई ए होगा, दैट इज योर आर्मेचर पावर या ड्राइविंग पावर इन आर्मेचर, या पावर डेवलप्ड इन द आर्मेचर भी अपन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा आपका? इसके बाद जो लॉसेज होंगे दैट विल बी योर आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज। आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज किसमें होंगे आपके? आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज होंगे आपके आर्मेचर के बाद में, ठीक है, जिनको आप स्ट्रे लॉसेज भी बोल सकते हो। तो जब इसमें से आप माइनस करोगे, मतलब पावर डेवलप में से, यानी ईबी आई ए माइनस जब ये करोगे तो जब फाइनल पावर मिलेगी दैट इज योर मोटर आउटपुट पावर, ओके।
तो इनपुट क्या दिया आपने, मोटर इनपुट दिया, दैट इज V इंटू आई, कॉपर लॉसेज होंगे उसके अंदर। उसके बाद में क्या होगा, EB इंटू आई आपकी पावर डेवलप्ड होगी, उसमें से क्या होंगे, आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज आपके क्या होंगे, माइनस होंगे, यानी जो हैपनिंग होंगे, और फाइनली जो पावर मिलेगा दैट इज योर मोटर आउटपुट पावर। देखो जनरेटर के केस में क्या था, आपका कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन ये जो पावर थी ये यहाँ पे लॉस हो रही थी, और ये जो पावर थी दैट इज योर कॉपर लॉस इज टेकिंग प्लेस हियर। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन डीसी जनरेटर एंड द डीसी पावर, डीसी मोटर पावर फ्लो डायग्राम। यानी कॉपर लॉसेज थे वो आपके यहाँ पे हो रहे थे, और जो आयरन एंड फ्रिक्शन लॉसेज थे वो क्या हो रहे थे, यहाँ पे हो रहे थे। बस यही चेंजेज है, बाकी कुछ भी चेंजेज नहीं है डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के अंदर। तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी जो पावर है कहाँ पे लॉस हो रही है, आयरन लॉसेज कहाँ पे होंगे आपके, कॉपर लॉसेज कहाँ पे होंगे। ये बात हुई आपकी इसके बारे में कि पावर फ्लो डायग्राम, ये भी बेसिकली क्या आपका पावर फ्लो डायग्राम ही है। अब अपन बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी इन परसेंटेज दैट इज इक्वल टू पावर आउटपुट डिवाइड बाई पावर इनपुट। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि 1000 ml मिल्क लेके आते हो आप, तो 1000 ml मिल्क लेके आए आप, ठीक है, घर पे आपके पहुंचे 990 ml, जब आपने मेजर किया उसको कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, तो एफिशिएंसी क्या होगी आपकी, आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट कितना है आपका 990 ml जो आपने फाइनली गेन किया है, इनपुट कितना है 1000 ml, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 990 अपॉन 1000। परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो उसको, मल्टीपल परसेंटेज में नहीं निकालना है तो क्या हो जाएगा 990 अपॉन 1000, तो 0.99 आ जाएगा। और वैसे अगर एफिशिएंसी 100% में निकालना तो कितनी हो जाएगी 99%। ओके, अब देखो आपको ये पता है कि इनपुट जो है, इनपुट क्वांटिटी है, अगर मैं इनपुट की बात करूं तो इनपुट क्या है मेरा, इनपुट है, इनपुट किस किस का समेशन होगा मेरा, आउटपुट प्लस लॉस। देखो मैंने ये बताया था कि 1000 ml अगर आप मिल्क लेके आए हो, 1000 ml मिल्क लेके आए हो मतलब क्या है, आपका इनपुट कितना है 1000, आपने गेन कितना, आपने घर पे कितना लिया, आपने मतलब मेजर किया तब कितना आया 990 ml। 10 ml आपको पता है लॉस हो गया है, अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या 1000 नहीं आ जाएगा मेरा। इसका मतलब क्या है कि इनपुट होता है वो किस किस का समेशन होता है आपका, आउटपुट प्लस लॉसेज। क्योंकि आइंस्टीन ने ये बोला है कि एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है न डिस्ट्रॉय की जा सकती है, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी अब आप क्या करो कि आपने जो भी एनर्जी इनपुट दी है उसका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। मतलब जैसे मान लो कि आप घर में हीटर यूज कर रहे हो, ठीक है, हीटर यूज कर रहे हो तो आप हीटर को जब आप प्लग में लगाते हो तो आप उसको क्या दे रहे हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो, पर आपको हीटर क्या दे रहा है, हीट एनर्जी दे रहा है, मैंने आपके रूम के गर्म कर रहा है। या अगर आप इलेक्ट्रिकल रोड काम में ले रहे हो, गीजर में, गीजर के अंदर जैसे इलेक्ट्रिकल रोड लगी होती है तो वो क्या करता है, पानी को गर्म करता है, पानी गर्म किससे हो रहा है, हीट एनर्जी से गर्म हो रहा है। या आप हीटर कोई भी चीज को गर्म करने के लिए यूज करते हो तो क्या हो रहा है, हीट एनर्जी जनरेट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। आइंस्टीन ने ये बात बोली थी कि एनर्जी न तो क्रिएट की जा सकती है न डिस्ट्रॉय की जा सकती है, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो यहाँ पे हीटर के केस में या आपके इलेक्ट्रिकल रोड के केस में यहाँ पे क्या हो रही है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक फॉर्म क्या था आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई है आपकी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो गई है आपकी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है। ओके, तो अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि इनपुट है, इनपुट का दो पोर्शन होंगे, एक होगा आउटपुट होगा और एक होगा आपका लॉस। यानी इनपुट, आउटपुट कभी भी इनपुट से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब एफिशिएंसी कभी भी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती है। अगर 100% से एफिशिएंसी अगर ज्यादा आ गई है तो जो नेचर के रूल्स बने हुए हैं, नेचर के जो रूल्स बने हुए हैं वो कभी भी फुलफिल नहीं हो सकते हैं। जो यूनिवर्स के रूल्स बने हुए हैं वो कभी फुलफिल नहीं हो सकते। अगर आप किसी पेड़ को काटोगे तो पेड़ हमेशा कम ही होंगे, कभी ऐसा नहीं होगा पेड़ भी काटे जा रहे हो और पेड़ बन भी रहे हैं, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ये नेचर के रूल है कि अगर आप किसी चीज को कंज्यूम करोगे तो वो हमेशा चीज कम होगी। जैसे अपन बोलते हैं कि आजकल के रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके कोल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, या और खाने पीने की चीजें हैं, अपन ये बोलते हैं कि वो रिसोर्सेज डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम उनको यूज कर रहे हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे ह्यूमन बींग है उनका डेवलपमेंट हो रहा है, तो रिसोर्सेज उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो वो रिसोर्सेज कंज्यूम हो रहे हैं, तो वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। अगर आज से 100 साल पहले की बात करोगे तो जितना कोल अपने धरती के अंदर प्रेजेंट था वो आज उतना नहीं है, क्योंकि ये नेचर के रूल है कि कोई भी चीज को अगर कंज्यूम करोगे तो वो हमेशा क्या होगी, कम होगी, कभी भी बढ़ेगी नहीं है। तो पावर आउटपुट है, अगर आप इनपुट अगर कोई चीज दे रहे हो तो आउटपुट हमेशा इनपुट से कम ही मिलेगा।
कभी भी नहीं मिल सकता है उसके उससे ज्यादा। अगर आपको किसी एक्स पर्सन ने अगर 1000 ml मिल्क दिया है, तो आपके घर में कभी भी 1000 ml से ज्यादा मिल्क आ ही नहीं सकता, किसी भी केस में नहीं आ सकता। या ज्यादा ज्यादा क्या आ सकता है कि 1000 ml आ सकता है, जब आप बहुत ही इसको प्रिकॉशन मैनर से उसको घर पे लेके आओ। कभी भी आपने देखा है कि 1 किलो अगर आपने केले खरीदे और आपके घर पे 1.5 किलो केले आए, नहीं आएंगे, क्योंकि 1 किलो खरीदो तो 1 किलो ही आएंगे। हो सकता है कि बीच में आप खा गए हो तो 1 किलो से कम भी आ सकते हैं। यानी हमेशा जो आउटपुट क्वांटिटी होगी दैट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द इनपुट क्वांटिटी। इक्वल भी हो सकती है अगर उसके अंदर कोई लॉसेज नहीं हो रहे हैं, और अगर लॉसेज हो रहे हैं तो वो क्वांटिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। तो आपको पता है कि इनपुट है दैट इज समेशन ऑफ आउटपुट प्लस लॉसेज, यानी आउटपुट प्लस लॉस क्या होंगे आपके, इनपुट के बराबर होंगे। तो आउटपुट को मैं क्या लिख सकता हूँ, इनपुट प्लस लॉसेज क्या है आपके, इनपुट इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेज है। तो मैं आउटपुट को क्या लिख सकता हूँ, इनपुट माइनस लॉसेज, यानी इनपुट में से अगर मैं लॉस को माइनस कर दूंगा तो आउटपुट मिल जाएगा। जिस हिसाब से 1000 ml में से अगर मैं 10 ml लॉस अगर निकाल देता हूँ मिल्क का, तो मेरे को कितने मिलते हैं, 990 ml, देट इज माई आउटपुट। तो ये क्या हो जाएगा, पावर इनपुट माइनस लॉसेज क्या हो जाएंगे मेरे, पावर आउटपुट। तो इस पावर आउटपुट को मैंने क्या लिखा है, पावर इनपुट माइनस लॉसेज, दैट इज वैलिड बिकॉज पावर इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस लॉसेज होते हैं। ये सेम ऐसा कैसा ही हो गया पावर आउटपुट। या इसको ऐसे लिख सकते हो कि पावर आउटपुट, तो एज इट इज है। पावर इनपुट को क्या लिख सकता हूं मैं, पावर इनपुट क्या होगा आपका, पावर आउटपुट प्लस लॉसेज। ये भी चीज सही है, क्योंकि इनपुट इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेज होता है। तीन अलग अलग फॉर्मूले हैं, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि इनपुट इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेज होते हैं। तो एक बार तो क्या लिख दिया, ओनली आउटपुट लिख दिया। दूसरी बार इनपुट की टर्म्स में लिख दिया, तो इनपुट माइनस लॉसेज कर दिए। और थर्ड में क्या हो गया आपका, पावर आउटपुट, तो सेम एज लिख दिया। और जो पावर इनपुट है उसको किस टर्मिनोलॉजी में लिख दिया आपको, पावर आउटपुट प्लस लॉसेज। अब आप बोलोगे कि सर ये तीन अलग अलग फॉर्मूले लिखने की जरूरत क्यों है, आप एक फॉर्मूले से बता सकते हो कि दैट इज द फाइनल आंसर, कि पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। पर कभी कभी क्या होगा कि आपको वो आउटपुट नहीं देगा एग्जाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर, कभी भी आपको लॉसेज दे देगा, इनपुट दे देगा। अगर लॉसेज दे देगा, इनपुट दे देगा, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है। यूज तो आप ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप यूज करोगे तो पहले आप आउटपुट निकालोगे, फिर इस फॉर्मूले को लगाओगे, देन फाइनली सॉल्व करोगे। जब आपको इनपुट दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो, जब ओनली आपको आउटपुट दे रखे हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करो, और जब आपको आउटपुट और इनपुट दोनों दे रखे हैं तो आप इस फॉर्मूले को यूज करो। दीज आर थ्री डिफरेंट फॉर्मूले विच इज यूजिंग फॉर finding the efficiency of DC machine. I am not talking about the DC generator or DC motor. I am talking about the DC machine because in both the cases the efficiency will be same. क्योंकि मोटर के केस में क्या होगा आपका, आउटपुट होगा आपका मैकेनिकल आउटपुट होगा, इनपुट क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इनपुट होगा। जनरेटर के केस में आउटपुट आपका इलेक्ट्रिकल आउटपुट होगा, इनपुट क्या होगा, मैकेनिकल इनपुट होगा। तो सेम चीजें हैं, यानी आपकी जो एफिशिएंसी दैट इज ऑलवेज पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट, वेदर इट इज जनरेटर और मोटर। बस क्वांटिटी चेंज होगी आउटपुट के अंदर, यहाँ पे जनरेटर के केस में आपकी इलेक्ट्रिकल आउटपुट आ जाएगा, और मैकेनिकल के केस में आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, जनरेटर के केस में आपका क्या हो जाएगा, मैकेनिकल हो जाएगा। होपफुली आपको ये एफिशिएंसी समझ में आई होगी कि एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, उसके बाद में देखो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस डीसी मशीन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो आउटपुट और इनपुट तो समझ में आ, सॉरी, आउटपुट और इनपुट तो आपको समझ में आ गया। अब लॉसेज जो बात कर रहे हैं, तो लॉसेज मैंने कल ऑलरेडी बताया कौन कौन से लॉसेज होते हैं आपके। लॉसेज हो सकते हैं आपके कॉपर लॉस हो सकते हैं, मैं डीसी मशीन की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डीसी जनरेटर और डीसी मोटर। कॉपर लॉस हो सकते हैं, कोर लॉस हो सकते हैं, ब्रश लॉसेज हो सकते हैं, मैकेनिकल लॉसेज हो सकते हैं, और स्टील लॉसेज होते हैं। ये सारे के सारे लॉसेज ही हैपनिंग है ओनली। अगर मान लो किसी एग्जाम के अंदर या किसी क्वेश्चन के अंदर आपको ओनली ये तीन लॉस ही दिए हुए हैं फॉर एग्जाम्पल, तो देन यू हैव टू नेग्लेक्ट दीज टू लॉसेज, कि ये लॉसेज हो ही नहीं रहे हैं। अगर वो नहीं दिया हुआ है तो देन आपको बोधर होने की जरूरत नहीं है। आपको ये डाउट नहीं लेना है कि यार ये दो लॉसेज मैं कैसे फाइंड आउट करूं। अगर आपको लगता है कि ये फाइंड आउट हो सकते हैं तो फाइंड आउट करो, अगर आपको लगता है कि फाइंड आउट नहीं हो सकते इसका मतलब उनमें हो लॉसेज हो ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कभी कभी वो पांचों पांचों लॉसेज दे देगा, कभी कभी वो तीन लॉस दे देगा, दो फाइंड आउट करने पड़ेंगे। कभी कभी बोल देगा कि मैकेनिकल लॉसेज और स्टील लॉसेज नेग्लिजिबल है, देन यू हैव टू कंसिडर इट इज नेग्लिजिबल। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा आपको कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेज कौन कौन से होते हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, और पावर फ्लो डायग्राम आपका डीसी मोटर के अंदर क्या होता है। अब अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे को पूछ सकते हो।